देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि आप पॉजिट्रोनियम एटम ये क्या होता है आपने सुना ही नहीं होगा अभी तक, है ना। तो चलो, जैसे हाइड्रोजन एटम होता है, तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना। अच्छा, न्यूक्लियस में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, और प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के, वो प्रोटॉन का मास, यहाँ प्रोटॉन होता है, ठीक, न्यूट्रॉन नहीं होते इसमें, ठीक है। तो यहाँ एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और इसका होता है -27 किलोग्राम के ऑर्डर का। मतलब इसका मास 10,000 गुना कम है। तो इसका मास, या ऐसा कह दो कि इसका मास 10,000 टाइम्स ज्यादा है इससे कंपेरेबल, मतलब कंपेयर करें तो इसका मास 10,000 गुना ज्यादा है लगभग। तो ये तो बहुत हैवी हो गया, है ना। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, हम इसमें बोलेंगे कि ये हैवी न्यूक्लियस है, ये हैवी न्यूक्लियस है, बहुत हैवी न्यूक्लियस है। मतलब ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अब देखो, हमने तो मैं अभी लास्ट लेक्चर में सिखाया था क्या, कि जब न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा होता है तो हम इसको रेस्ट में मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसके पास में ही होता है, बहुत क्लोज, तो हम इसको रेस्ट में मानते हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा नहीं है तो फिर सेंटर ऑफ मास कहीं आ जाता है, COM, और फिर ये दोनों ही रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस भी और इलेक्ट्रॉन भी। क्लियर? तो यहां पर हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एटम में तो इसका मास बहुत ज्यादा है, प्रोटॉन है यहाँ पे, मतलब इसका मास इलेक्ट्रॉन से 10,000 गुना ज्यादा है। तो हम इसमें जनरल फॉर्मूला लगाएंगे एनर्जी का, कौन सा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का। En बराबर क्या होता है, -13.6 इंटू Z²/n²। क्लियर? और Z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। लेकिन देखो जरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि आप पॉजिट्रोनियम एटम, अब ये क्या होता है, तो पॉजिट्रोनियम एटम इज अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिट्रॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान रखो, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो, पॉजिट्रॉन होता है +E, ठीक, और इलेक्ट्रॉन होता है -E, और ये ऐसे चक्कर लगाते हैं। अब दोनों का मास कैसा होता है, सेम, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वही इसमें पॉजिट्रॉन का मास होता है। क्लियर? तो फिर क्या यार, इसका मास बहुत ज्यादा है, नहीं है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो मिड पॉइंट पे आएगा, है ना। तो ये सेंटर ऑफ मास होगा इसका। तो फिर अब इस केस में क्या हम इसका रोटेशन निगलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इस केस में कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसका मास m है और इसका मास है लगभग 10,000 m, तो ये तो बहुत बड़ा है, इसके बिल्कुल क्लोज आएगा सेंटर ऑफ मास। क्लियर? सेंटर ऑफ मास बहुत पास में आ जाएगा। तो यहां पर देखो En' बराबर क्या होगा, अभी ड्राइव किया था लास्ट लेक्चर में, क्या होता है, μ/m आता है, ठीक। तो इसका पहले तो कह रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, दैट ऑर्बिट ईच अदर। इसमें क्या होता है, पॉजिट्रोनियम में क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, जो एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कंपेयर द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ पॉजिट्रोनियम विथ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम। तो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का फॉर्मूला तो ये होगा, लेकिन पॉजिट्रोनियम के लिए एनर्जी का फॉर्मूला ये होगा, है ना। तो चलो ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और यहां पे इक्वेशन नंबर 2 इसमें सॉल्व करते हैं। तो पॉजिट्रोनियम के लिए है ये, तो ये पॉजिट्रोनियम के लिए है, तो क्या आएगा, En' बराबर -13.6 Z²/n², और म्यू, अब रिड्यूस मास निकालो, देखो इसका मास भी है, इसका मास भी है, तो इसका म्यू बराबर क्या आ जाएगा, m इंटू m/m + m, ये तो होता है, मतलब m/2। तो यहाँ पे म्यू की जगह पे m/2 डालो, तो क्या आएगा, फिर ये 1/2 आ जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसकी En' जो है हाफ है, एनर्जी इसकी हाफ है, En' बराबर En का हाफ। क्लियर? En' का हाफ है, देखो ना ये, तो En है, उसका हाफ हो गया, मतलब इसकी लैम्डा डैश जो होगी, अब एनर्जी अगर हाफ है तो वेवलेंथ जो इसकी निकलेगी वो डबल निकलेगी। तो लैम्डा डैश जो यहां से निकलेगी, वेवलेंथ मतलब जो इलेक्ट्रॉन जब यहां ट्रांजिशन करता है तो फोटोन निकालता है एनर्जी के डिफरेंस के बराबर, तो वहां पे अगर एनर्जी इसकी हाफ है तो इसकी लैम्डा डैश क्या होगी, डबल हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ, या फॉर्मूला लगा के बता दे रहे, देखो En का hc/λ' और यहां बराबर hc/λ, और ये नीचे 2, तो देखो hc खत्म, तो लैम्डा डैश बराबर क्या हो गया, 2 लैम्डा।
मतलब जो हाइड्रोजन एटम से वेवलेंथ निकलती ट्रांजिशन से, एमिशन स्पेक्ट्रम से, उसकी डबल वेवलेंथ यहां इस सिस्टम से निकलेगी। तो आई होप ये बड़ी सिंपल सी बात थी, आप लोग इसको समझ गए होंगे। देखो बेटा, ये जो टॉपिक है, ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका नाम है एटॉमिक कॉलिजन, ठीक। और ये एक्चुअली में आज तक इसका कोई भी क्वेश्चन मेंस में तो नहीं आया, और एडवांस में ही आता है इसका क्वेश्चन। तो अगर जिसको अभी कोई स्टूडेंट ज्यादा जिनका सिलेबस पीछे है, मतलब लेक्चर्स कंप्लीट नहीं है, तो वो लोग इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये मेंस का टॉपिक नहीं है, एडवांस का ही है। तो ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता, लेकिन आज तक तो नहीं आया इसका क्वेश्चन। तो देखो क्या कह रहा है, इसके हम लोग एक तो पूरा एग्जाम्पल, पूरा एक डिटेल्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, समझना इसको ध्यान से। कह रहा है कि एक न्यूट्रॉन है, देखना एक न्यूट्रॉन है, और ये एक न्यूट्रॉन हमने दे दिया यहां पे, और यहां हाइड्रोजन एटम है, ठीक। तो ये न्यूट्रॉन और ये हाइड्रोजन एटम। अब देखो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, हमने अभी बताया था, एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। क्लियर? ओके। तो प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। बहुत बढ़िया। मतलब न्यूक्लियस का जो मास है, मतलब अगर मैं इस पूरे सिस्टम का मास देखूं, चलो अंदर क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए, तो अगर मैं टोटल मास देखूं तो प्रोटॉन का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास। चलो अब ये तो सिंगल न्यूट्रॉन ही है, मतलब न्यूट्रॉन का मास। अब एक्चुअली में अगर तुम इसमें हाइड्रोजन एटम में देखो तो प्रोटॉन का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास ये ऑलमोस्ट बराबर होता है न्यूट्रॉन के मास के बराबर, ठीक। या ऐसे बोल दो तुम, इसमें इलेक्ट्रॉन का मास हटा दो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है। समझ गए? मतलब ध्यान रखो, हाइड्रोजन एटम और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर होता है। तो मैंने इसको भी m मान लिया, इसको भी m मान लिया, तो ये हमें दिया होगा। चलो अब हाइड्रोजन एटम रेस्ट में है। हाइड्रोजन एटम कैसा है? रेस्ट में। और ये भेजा हमने इसको v स्पीड से, स्पीड v मान लो, या काइनेटिक एनर्जी इसकी k है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? k। अब वो कह रहा है जब इसका इससे कोलिजन होगा, तो हमने याद करो मैकेनिक्स में पढ़ा है कोलिजन। तो कोलिजन में कितने टाइप का होता था? या तो वो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता था, देखो इलास्टिक कोलिजन, या फिर वो इन इलास्टिक कोलिजन, इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1, और या फिर इन इलास्टिक कोलिजन होता था तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 से कम और 0 से बड़ा, 0 और 1 के बीच में, और या फिर परफेक्ट इन इलास्टिक होता था, मतलब स्टिक कर जाते थे वो, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस होता था इसमें। याद है? इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस, इसमें कुछ एनर्जी लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस होता है, इसमें नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता था 0। क्लियर? तो बताना है कि इसका इसके साथ कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक, इन इलास्टिक या परफेक्ट इन इलास्टिक। जबकि इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, तो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी, पहला केस 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इसको कितनी काइनेटिक एनर्जी भेजा? 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी से। फिर सेकंड केस, इसकी काइनेटिक एनर्जी हमने इतनी कर दी, अब बताओ कितना, कौन सा कोलिजन होगा। फिर हमने इसी को इस काइनेटिक एनर्जी के साथ भेजा 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर हमने इसी को 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भेजा। तो कह रहा है बताओ कौन से टाइप का कोलिजन होगा इन 4 केसेस में। क्लियर? चलो देखते हैं। तो फिर पहले तो ये बताओ एनर्जी लॉस होगा कैसे। ये न्यूट्रॉन आया, हाइड्रोजन एटम से टकराया, कहां जाएगी एनर्जी? तो हम बताते हैं आपको। अब सोचो, हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स क्या है? मतलब चलो पहले और सिंपल बता देता हूं। ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगर कहीं से कोई पार्टिकल हम भेजें, कोई पार्टिकल हम काइनेटिक एनर्जी के साथ भेजें, और वो अगर इस इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए, तो ये अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर ले ले तो क्या क्या होता है? तो देखो, हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स बना देते हैं। तो हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स में सबसे पहला एनर्जी लेवल का एनर्जी कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे का -3.4, -1.51, कौन से फॉर्मूले से निकाला? -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। E4 ये होगा, रखते हो वैल्यू। तो ये सारी वैल्यूज एनर्जी लेवल्स की आ गई। अब इलेक्ट्रॉन नॉर्मल स्टेट में कहां होता है?
अपने ग्राउंड स्टेट में होता है, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल में होता है, यहां होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब अगर यहां से कोई भी पार्टिकल आया, इससे टकराया, तो इलेक्ट्रॉन को इसकी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी ले लेता है? तो मैंने ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। मैं ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसको एनर्जी दूं तो ये एनर्जी लेके कहां जाएगा? या तो यहां फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, मतलब ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, यहां से ये एनर्जी लेके या तो यहां जाएगा, या फिर यहां जाएगा, या फिर n बराबर 4 में जाएगा, किसी एनर्जी लेवल में जाएगा। लेकिन इस यहां से यहां जाने के लिए, मान लो यहां से यहां जाना है, तो इसको कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी? तो देखो ये लिखा है मैंने सब। अगर फर्स्ट से सेकंड में जाना है तो E2 माइनस एनर्जी लेवल के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहां से फर्स्ट से थर्ड में जाना है, क्योंकि जाएगा तो फर्स्ट से ही ना, क्योंकि फर्स्ट में ही तो है, यहां पे नॉर्मल स्टेट में हाइड्रोएटम रखा है, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल में उसका इलेक्ट्रॉन है। तो यहां E2 माइनस E1 10.2, फिर E3 माइनस E1, मतलब 1 से 3 में जाने के लिए ये, तो ये वाली कितनी एनर्जी है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाली कितनी है? देखो 12.09, 12.09। और अगर फर्स्ट से फोर्थ में जाना है तो देखो E4 माइनस E1, इसको सॉल्व कर देंगे हम, इसको सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा E4 माइनस E1, मतलब 13.6, और ये 0.85। 10 में से 5 गए, 5 बचे, और 15 में से 8 गए, 7 बचे, और ये 12.75 जो भी आएगा देख लेना, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां चाहिए हमें 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? अगर इस इलेक्ट्रॉन को 10.2 मिले तो फिर ये यहां से यहां चला जाएगा, एनर्जी ले लेगा, मतलब ये वाली एनर्जी जो आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर ये न्यूट्रॉन इसको इतनी एनर्जी दे सके तो ये ले लेगा, या फिर इतनी दे सके तो ले लेगा, इतनी दे सके तो भी ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लेगा। लेकिन अगर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने एनर्जी दी, हमने इसको दिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसने मान लो, छोड़ो, मान लेते हैं कि इस न्यूट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, तो ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नहीं लेगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो यहां थोड़ी पहुंच जाएगा, यहां कहीं तक जा सकता है, और यहां उसकी एनर्जी लेवल तो है नहीं, एनर्जी लेवल तो डिस्क्रीट होते हैं। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कम से कम कितनी एनर्जी ले सकता है? ये वाला इलेक्ट्रॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद कितनी ले सकता है? 12.09। उसके बाद कितनी ले सकता है? 12.75। समझ में आई? तो कम से कम एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को कितनी देनी चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले ले? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई थिंक ये बात 100% लोग समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं, बेटा ध्यान से सुनना, अब हम ये देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको एनर्जी दे कौन रहा है? न्यूट्रॉन। तो क्या ये न्यूट्रॉन इतनी एनर्जी इसको दे सकता है? तो देखते हैं, न्यूट्रॉन जब इससे कॉलिजन करेगा तो न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी लॉस होती है। ठीक, तो देखते हैं न्यूट्रॉन की एनर्जी का लॉस कितना होता है। चलो, तो बहुत ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले तो ये बताओ मैं क्या करूं? मैं सबसे पहले तो ये निकाल लेता हूं कि न्यूट्रॉन के पास अगर k काइनेटिक एनर्जी है, न्यूट्रॉन के पास अगर k काइनेटिक एनर्जी है, तो ये इसको ज्यादा से ज्यादा कितनी एनर्जी दे सकता है? क्लियर? इसको ज्यादा से ज्यादा कितनी एनर्जी दे सकता है, मतलब न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, वही तो इसको मिलेगा। किसको? इलेक्ट्रॉन को, है ना? और वही लॉस इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेके ऊपर जाएगा, और ऊपर से जब ये नीचे आएगा तो फोटोन निकालेगा उतनी ही एनर्जी का जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ होगा। ठीक, चलो तो हम देखते हैं मैक्सिमम लॉस। तो मैक्सिमम लॉस होता कब है यार? मैक्सिमम लॉस तो परफेक्ट इनइलास्टिक कॉलिजन में होता है। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो कॉलिजन होगा वो परफेक्ट इनइलास्टिक कॉलिजन मान ले रहे हैं। ठीक,
चलो तो इसके बाद देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे दोनों परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दोनों चिपक जाते हैं, है ना, और कॉमन वेलोसिटीज चलते हैं। तो कॉमन वेलोसिटी मैंने v मान ली, सॉरी v डैश मान लिया, ठीक, जबकि इसकी वेलोसिटी क्या थी v, तो ये 2m हो गया और ये v डैश से चलने लगे। चलो अब तो सबसे पहले क्या करें, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन, अच्छा मैं मान क्या रहा हूं, सबसे पहले तो मैं ये मान रहा हूं कि यहां पे मैक्सिमम लॉस हो रहा है, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। देख लेते हैं कितना ज्यादा लॉस हो सकता है, वही तो इसको मिलेगा, ठीक। चलो फिर हम कंपेयर करेंगे कि वो जो लॉस है वो इतना है, इतना है, इतना है, कितना है, ये लेगा इलेक्ट्रॉन या नहीं लेगा। चलो तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो क्या हो जाएगा, देखो m इंटू वी प्लस इसका तो 0 था बराबर 2m इंटू वी डैश, तो m से m खत्म हो गया, तो v डैश बराबर हो गया v बाई 2। क्लियर। अब इसका k इनिशियल तो k था, कितना होगा ये k, तो k बराबर होगा हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। अब इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं, ठीक। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक, इस केस में यहां पे काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा k डैश बराबर हाफ m इंटू क्या, v डैश का स्क्वायर। तो v डैश कितना था, देखो v बाई 2, तो k डैश न्यूट्रॉन का देखना है, न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी लॉस हुई, तो k डैश बराबर हाफ m इंटू v डैश स्क्वायर में देखो v बाई 2 का स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर बाई 4। समझ गए, मतलब ये आ गया तुम्हारा, सॉरी दोनों के पास है ना काइनेटिक, तो यहाँ पे m की जगह पे 2m, ठीक। अब देखो क्या आ जाएगा ये, देखो 2 से ये 4 2 टाइम्स आ जाएगा, तो हाफ m v स्क्वायर, देखो हाफ m v स्क्वायर, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, और 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, मतलब कि बाई 2 और बचा, तो बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा k बाई 2। क्लियर, समझ गया ना। तो फाइनल जो दोनों पूरे सिस्टम के पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है वो k डैश मान लिया हमने, तो k डैश बराबर हो जाएगा हाफ इंटू 2m इंटू वी डैश स्क्वायर, और वी डैश हमने मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाला था, तो ये देखो k डैश बराबर हो गया, हाफ से आप खत्म, तो यहाँ पे v डैश की जगह पे v बाई 2 रखना है, तो 1/4 m इंटू वी डैश स्क्वायर v स्क्वायर, वी डैश की जगह पे v बाई 2, तो ये अब इसको लिख दो हाफ, और ये हाफ m v स्क्वायर, तो हाफ m v स्क्वायर तो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी थी, हाफ m v स्क्वायर तो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी थी, और अभी फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है टोटल पूरे सिस्टम में वो इतनी है, मतलब कि k डैश बराबर क्या है, k बाई 2 है, ठीक, k डैश बराबर k बाई 2 है। अच्छा, तो पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी k, और यहां जब परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन हुआ तो पूरे सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी है k बाई 2, मतलब लॉस कितना हुआ, तो यहां मैं लिखता हूं लॉस इन, अब ये लॉस कौन सा लॉस है, देखो ये जो लॉस हुआ है ये सबसे ज्यादा लॉस है, इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। मतलब अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी k है, अगर न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है k, तो ये न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा पार्ट, मैक्सिमम पार्ट जो लॉस हो सकता है वो k बाई 2 होगा। क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन कौन सा केस लिया यहाँ पे, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन, और इसी में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लॉस हो सकता है। मतलब जो न्यूट्रॉन है वो अपनी ज्यादा से ज्यादा कितनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर सकता है, जितनी उसके पास है उसकी आधी। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई पार्टिकल आ रहा है वो अपनी पूरी एनर्जी दूसरे को दे दे, है ना, नहीं होता है ऐसा। तो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में तो नहीं होता। और हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा कितनी एनर्जी मिल सकती है। तो हमने देखा, अब ये मिलेगी कहां से, न्यूट्रॉन की एनर्जी का लॉस ही मिलेगा ना इसको। तो हमने देखा कि न्यूट्रॉन का एनर्जी का कितना ज्यादा से ज्यादा लॉस हो सकता है, तो हमने कंडीशन लगा दी परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन वाली, और देखा लॉस कितना आया, तो ये आ गया हमारा मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखा हमने डेल्टा के बराबर हो गया, के पहले था के और फाइनल सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी है के बाई 2, तो लॉस कितना हुआ, के माइनस के बाई 2 बराबर के बाई 2।
अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब बिल्कुल सरल है, बहुत क्वेश्चन सिंपल हो गया, देखना खत्म हो गया क्वेश्चन एक्चुअली में। तो केस फर्स्ट में इफ देखो k बराबर कितना था 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इफ k बराबर 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अगर इसकी कंडक्टिविटी 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये लॉस कितना कर सकता है, डेल्टा के मैक्स बराबर क्या होता है, k/2 होता है, अभी हमने बताया, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रॉन अपनी कितनी एनर्जी इसको दे सकता है इलेक्ट्रॉन को, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो क्या ये तुम्हें लगता है कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूट्रॉन की, मतलब जो न्यूट्रॉन आ रहा है 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो क्या लगता है तुम्हें कि ये हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले लेगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन 7 लेगा तो ये जाएगा कहां, एक्साइटेड स्टेट में कहां पहुंचेगा, यहां तो पहुंच नहीं सकता, ऊपर तो सवाल ही नहीं उठता, मतलब यहां कहीं बीच में पहुंचेगा। तो ऐसा हो सकता है क्या कि एनर्जी लेके बीच में पहुंच जाए? नहीं, अभी मैंने बताया था सिर्फ उतनी ही एनर्जी ले सकता है ये जिससे कि एक्साइटेड होकर किसी एनर्जी लेवल में जा सके, मतलब कोई लॉस नहीं होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा ही नहीं। और एनर्जी अगर लेगा नहीं तो फिर ये एक्साइटेड होकर ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा तो फिर फोटोन भी नहीं निकलेगा जब नीचे आएगा। तो मतलब कि इस सिस्टम से कोई भी फोटोन नहीं निकलने वाला, और इस सिस्टम की एनर्जी लॉस तभी होगा जब फोटोन निकले, जब ये एनर्जी एक्सेप्ट करे, न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का लॉस ये इलेक्ट्रॉन को मिल जाए और ये ऊपर चले जाए और फिर सिस्टम से फोटोन निकाले, और फोटोन निकलेगा तो सिस्टम से एनर्जी कम हो गई फोटोन की एनर्जी के बराबर, ठीक। तो अब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, देखो रिजल्ट बताते हैं आपको। तो रिजल्ट ये है कि नो एनर्जी विल बी एक्सेप्टेड बाय द हाइड्रोजन एटम, बाय द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। सो सिस्टम की कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी, तो फिर कौन सा कॉलिजन हुआ, परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन, ठीक। तो ये तुम्हें लिखना है, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन, या सिर्फ इलास्टिक बोल दो, तो परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन हो गया। चलो केस सेकंड। अच्छा एक बात और बेटा ध्यान रखना, इसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे, चलो अभी बताते हैं आपको, जैसे दूसरा केस देखो 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो 20.4, तो इफ k बराबर 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चलो पहले तो देख लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को कितनी ज्यादा से ज्यादा मिल सकती है। तो डेल्टा के मैक्स बराबर क्या होता है, k/2, मतलब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे वाह 10.2, अरे ये देखो 10.2 लेके तो ये चला जाएगा, मतलब ये ले लेगा, जरूरी नहीं है इसमें भी कि ले ही ले, इसमें भी तो पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना कि कोई टक्कर ही ना हो पाए, मतलब ये न्यूट्रॉन आया हाइड्रोजन एटम से टकराया। अब जरूरी थोड़ी कि हर अब आपको बताया था मैंने कि अगर हम किसी एटम हाइड्रोजन गैस पे या मेटल पे, मेटल के लिए भी बताया मैंने कि अगर हम मेटल सरफेस पे बहुत सारे फोटोन डालते हैं जो एलिजिबल हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो क्या हर फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा जरूरी है? नहीं, जरूर हो सकता है कि किसी इलेक्ट्रॉन के पास फोटोन आ तो रहे हैं लेकिन किसी इलेक्ट्रॉन पे गिरा ही नहीं। तो ऐसा ही यहां पे भी हो सकता है, केस ये भी हो सकता है कि ये जो एनर्जी है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को 10.2 चाहिए लॉस, 10.2 मिलना चाहिए, वो मिल भी रहा है, देखो यहां पे मिल रहा है, मिल सकता है, लेकिन एक केस ये भी है कि हो सकता है ये मिल तो रहा है लेकिन इसको ना मिल पाए, ले ही ना, ये हो सकता है और ले भी सकता है, पॉसिबिलिटी होती है, ये प्रोबेबिलिटी है ये सिर्फ, ठीक। तो इसमें अब हमें केस बनाने पड़ेंगे। तो इफ, देखना ध्यान से, फर्स्ट इफ या ABCD करके लिखते हैं। तो ए, इफ डेल्टा के बराबर 0, मतलब इसने नहीं लिया एनर्जी, देन इलास्टिक कॉलिजन, ठीक। अब बी, इफ अगर हुआ डेल्टा के, तो इफ डेल्टा के बराबर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मैक्सिमम लॉस कितना होता है, k/2, और k कितना है 20.4, तो बाई 2 कितना होगा इसका 10.2, और ये 10, देखो मैक्सिमम 10.2 हो रहा है और ये ले भी सकता है पूरा 10.2। तो अगर इसने ले लिया पूरा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये क्या हुआ,
मैक्सिमम लॉस हो गया, मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना हो गया, है ना, उतना ही हुआ, तो फिर ये परफेक्ट इन इलास्टिक कॉलिजन। अब देखो बस और तो कोई केस ही नहीं है इसमें। चलो अब हम अगला देखते हैं, केस थर्ड। इससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। केस थर्ड देखो क्या रहा है, इफ के बराबर 20.4 से ज्यादा हो गया, 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये और क्लियर, हर केस में और ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपको, देखते हैं ना। देन पहले ये बताओ डेल्टा के मैक्स क्या होगा। डेल्टा के मैक्स के बाई 2 होता है, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है। तो 11 में से ये कितना ले सकता है, 10.2 ले सकता है ना, मतलब 11 हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन ये लेगा ही नहीं 10, ये तो 11 में से 10.2 लेगा, है ना। मतलब ये 100% जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा लॉस उतना नहीं हुआ, मतलब ये परफेक्ट इनइलास्टिक नहीं हुआ, ये इलास्टिक और परफेक्ट इनइलास्टिक के बीच में हुआ, इनइलास्टिक हुआ ये। अब आई थिंक समझ गए होंगे। तो इसमें अब केस बनेंगे। तो पहला केस ये तो हमेशा रहेगा इफ डेल्टा के 0, क्योंकि ये भी प्रोबेबिलिटी है। तो इफ डेल्टा के बराबर 0 तो क्या बोलोगे, इलास्टिक कॉलिजन, ठीक। बी में इफ डेल्टा के बराबर के बाई 2, मतलब कितना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज लेस देन मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। डेल्टा के मैक्स से कम है लेकिन लॉस हुआ है, तो ये इलास्टिक तो होगा नहीं, क्योंकि लॉस हुआ है लेकिन मैक्सिमम नहीं हुआ, इसलिए परफेक्ट इलास्टिक नहीं होगा, तो फिर ये होगा इन इलास्टिक, ठीक। फिर इफ डेल्टा के बराबर नहीं, अब काय को होगा, कुछ नहीं, खत्म। तो ये दो केस इसमें बन सकते हैं। आई थिंक ये बात जरूर समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा और देखते हैं। चलो यहां पे एक और केस है, 22 हो गया, 24.1 है, इससे और क्लियरिटी आएगी। देखो तो मैं इसी में लिख देता हूं, ठीक है। अगर ये यहां पे लिख देते, ठीक। तो देखो बेटा इसमें लिख देता हूं मैं, तो केस 4 में है इफ के बराबर 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले तो डेल्टा के मैक्स निकालो, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, के बाई 2 बराबर 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से, इसमें एक और केस बढ़ जाएगा। तो चलो ए पार्ट, ए तो हमेशा यही रहेगा, ये है ए। अगर ना को 0 ही लॉस हो जाए, इफ डेल्टा के बराबर 0, तो फिर ये तो इलास्टिक कॉलिजन हो गया, ठीक। अब दूसरा, इफ डेल्टा के बराबर, अब ध्यान से सुनो, इसको 10.2 से ये फर्स्ट में जाता है, 12.09 से ये सेकंड में जाता है, तो क्या 12.09 हो सकता है लॉस? हाँ, 12.09 ही हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 12.09 ही ले ले, हो सकता है ये 10.2 ही ले, इससे हर केस पॉसिबल है। तो इफ डेल्टा के बराबर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज लेस देन डेल्टा के मैक्स, मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस से कम है, तो फिर ये 100% इन इलास्टिक कॉलिजन नहीं हुआ, इन इलास्टिक नहीं हुआ, ये सॉरी परफेक्ट इन इलास्टिक नहीं हुआ, ये इन इलास्टिक है, मतलब इन इलास्टिक। अब देखो सी पार्ट, इफ डेल्टा के बराबर ये कितना हो सकता है मैक्सिमम, 12.09, और अगर इसने 12.09 ही ले लिया, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इट इज इक्वल टू डेल्टा के मैक्स, मैक्सिमम लॉस के बराबर है, तो फिर ये परफेक्ट इन इलास्टिक हो गया, परफेक्ट इन इलास्टिक। तो आई थिंक अब ये बात आप सभी लोग जरूर समझे होंगे, क्लियर। तो ये था हमारा टॉपिक एटॉमिक कॉलिजन। अब हम इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो बेटा, अभी हमने जो पूरा एटॉमिक कॉलिजन पढ़ा है उसके बेस पे हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है देखो क्वेश्चन पढ़ लो, एन इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब के इक्वल हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। और ये इंसिडेंट होता है किस पे, H एटम पे, हाइड्रोजन एटम पे, मतलब ये हाइड्रोजन एटम है, इस पे इंसिडेंट होता है।
द कॉलिजन कैसा हो सकता है? सोचो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ना? मतलब इसका जो डेल्टा के होगा वो कितना हो सकता है? डेल्टा के 100% लेस देन होगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। यार 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो है ही, इससे ज्यादा लॉस तो कर नहीं पाएगा। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी नहीं हो सकता, पूरा का पूरा थोड़ा ना लॉस हो जाएगा। अभी हमने क्वेश्चन किया था, आधा लॉस हुआ था। इसमें सिंस मास अलग अलग है, m1 और m2 है, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा कैलकुलेशन। लेकिन हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, बिना कैलकुलेशन के बताना है। तो इससे ज्यादा से ज्यादा लॉस अगर मैं ये भी मान लूं कि पूरा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, तो क्या हाइड्रोजन एटम में ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस एनर्जी को? इसको मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि इसके पास तो खुद ही 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब क्या नहीं हो सकता? ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को नहीं ले सकता। नहीं ले सकता मतलब कोई लॉस नहीं हो सकता। कोई लॉस नहीं हो सकता मतलब आंसर है ए, मस्ट बी इलास्टिक। तो आई थिंक ये बात सब लोग समझ गए होंगे। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लो पहले तो क्वेश्चन को। तो कह रहा है हीलियम, कह रहा है हीलियम आयन He+ आयन। अब बेटा He+, देखो हमने क्या बताया था आपसे, 2He4 जो होता है, 2He4, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसका Z कितना है? 2, और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिट्स में। तो इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया हमने, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकाल दिया, तो फिर ये हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। हाइड्रोजन लाइक एटम। अब हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया तो देखो अब ध्यान से क्या कह रहा है, He+ आयन। तो ये मैं मिटा देता हूं, इसका कोई मतलब नहीं है ना? ये तो सबको पता ही है ना यार। कह रहा है कि He+ आयन इज एट रेस्ट एंड इज इन ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट में है। अ न्यूट्रॉन विथ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, न्यूट्रॉन आ रहा है के काइनेटिक एनर्जी से, कोलाइड्स हेड ऑन विथ द He+ आयन। मतलब देखो ऐसा हो रहा है, यहां पे क्या है, एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मास मैं m मान लेता हूं, और ये आ रहा है कुछ k काइनेटिक एनर्जी से, और यहां पे रेस्ट में कौन है? 2He4+। He+ लिख दो ना, He+ आयन यहां रेस्ट में है। अब देखो कॉलिजन होगा, अब पूरा प्रोसेस वही क्वेश्चन का फॉलो करना है जो हमने अभी किया था। तो इसका अगर मास m है तो इसका मास कितना होगा? अब इसके अंदर उसमें क्या होता है आपको पता है, न्यूक्लियस में 2He4 होता है ना ये, तो इसमें 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे न्यूक्लियस में, मतलब इसका मास हो जाएगा 4m। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, तो ये न्यूट्रॉन है, इसका मास कितना है? m, और यहां 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम है, तो 4m हो गया। क्लियर? अब देखो मैक्सिमम लॉस वाला केस हम लोग पढ़ेंगे, तो मैंने माना ये टोटल हो गया 5m, और इसकी वेलोसिटी हो गई, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v'। तो आई थिंक इतनी बात आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अब क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन कराओ। तो मोमेंटम अगर तुम कंजर्व करा दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो m + 4m, सॉरी m × v बराबर हो जाएगा 5m × v'। तो यहां से तुम v' निकालोगे, क्या आएगा? v/5। तो ये हो गया v' बराबर v/5। अब डेल्टा के निकालो, तो डेल्टा के मैंने क्या बोला था, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इनिशियल, 12mv² माइनस फाइनल कितनी होगी, 12 × 5m, 5m × v'², मतलब कि v²/25। तो देखो 5 से ये 5 बचा, क्या बचा, 12mv² और by 5, मतलब कि डेल्टा के बराबर हो गया, ये है k माइनस k/5। देखो ये k/5 बचेगा, मतलब हो गया 4k/5। क्लियर बेटा? बहुत ध्यान से सुनना, मतलब कि इस यहां पे सिस्टम की जो एनर्जी लॉस हो सकती है मैक्सिमम वो कितनी है, अगर ये काइनेटिक एनर्जी k के साथ आ रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी k है, तो मैक्सिमम लॉस 4k/5 हो सकता है। अब देखो वो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि सो दैट फाइंड द, देखो कह रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ k सो दैट देयर कैन बी एन इनइलास्टिक कॉलिजन। मतलब लॉस हो, इनइलास्टिक मतलब 100% लॉस, 100% मतलब जितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो हो जाए, तो मैक्सिमम लॉस इतना हो सकता है।
अब ये किसके बराबर है? तो कह रहा है, देखो ध्यान से सुनना, कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ के। अब समझो इसको। तो सबसे पहले तो हमें, जैसे हमने हाइड्रोजन एटम में एनर्जी लेवल्स बनाए थे, क्या हमें वैसे ही हीलियम लेवल में नहीं हीलियम एटम में नहीं बनाने पड़ेंगे? तो बना लेते हैं। देखो बिल्कुल सरल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब ध्यान से समझो इसको। अब इसके लिए ध्यान से समझ लिया तो सबसे पहले तो हम लोग, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है, हीलियम एटम का क्या करते हैं, एनर्जी लेवल्स बनाते हैं। तो चलो ये और ये, अब उसने बोला है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, तो हमें कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ जहां पे मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो वो लेवल से ट्रांजिशन कराना है। तो n बराबर 1 और यहां n बराबर 2। अब फॉर्मूला बताओ पहले। तो फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन एटम के लिए En बराबर -13.6 Z² अपॉन n स्क्वायर, याद है ना? तो En बराबर -13.6 इंटू, सबसे पहले Z की वैल्यू तो 4 हो जाएगा और अपॉन n की वैल्यू यहां 1 रखो पहले। तो 1 13 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया तुम्हारा 54.4 eV। और इसका निकालो तो यहां पे 1 की जगह पे क्या कर दो, 1 की जगह पे 2 की जगह पे n की जगह पे 2 रख दो, मतलब 4 कर दो। तो 4 से 4 मतलब ये हो गया माइनस, और ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेटा यहां से यहां तक जाने के लिए डेल्टा के कितना चाहिए, मतलब डेल्टा ई कितना चाहिए? डेल्टा ई मिनिमम है, ये ध्यान रखना, डेल्टा ई मिनिमम, क्योंकि हम यहां से यहां भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा इससे, समझे? और हमसे पूछा है कि ये वाला के जो है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, ये तो हम मिनिमम एनर्जी का ही लॉस कराएंगे। क्लियर? तो डेल्टा ई मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, तो -13.6 माइनस 54.4, चलो करो सब्ट्रैक्ट, तो ये बचेगा 13.6 इंटू 3 बचेगा, 40 अब कैलकुलेशन चेक कर लेना अगर कुछ गड़बड़ हो तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना चाहिए? 40.8, सही यही होगा, ठीक है। चलो 40.8 चाहिए। अब ये मिलेगा कहां से, पहले तो ये बताओ। मतलब कि बेटा देखना ध्यान से, जो 4k/5 है, 4k/5 ये ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए इससे, इतनी चाहिए, और इतना लॉस हो रहा है, तो ये वाली वैल्यू इसके कम से कम बराबर होना चाहिए, या इससे बड़ा हो तो भी चलेगा, है ना? तो 4k/5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40.8। अब उसने हमसे पूछा है के की मिनिमम वैल्यू, तो मैं ग्रेटर नहीं करूंगा, इक्वल लगाऊंगा, है ना? तो के इक्वल, वैसे ग्रेटर में भी चलेगा, तो मिनिमम पूछा है हमसे, तो इक्वल लगाएंगे हम 40.8 इंटू 5/4, ये हो जाएगा 10.2, 10 0 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो भी हो कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है? तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये मैं मिटा देता हूं। आई थिंक सभी लोग इस बात को 100% क्लियरली समझ गए होंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को देख लें, स्क्रीनशॉट भी ले लें। चलो, तो बेटा कह रहा है अ मूविंग हाइड्रोजन एटम मेक्स अ हेड ऑन कोलिजन विथ अ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है और ये आ रहा है के काइनेटिक एनर्जी से, दूसरा हाइड्रोजन एटम रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा देखो, बिफोर कॉलिजन बोथ एटम्स आर इन ग्राउंड स्टेट, दोनों ग्राउंड स्टेट में, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में है। एंड आफ्टर कॉलिजन दे मूव टुगेदर, आफ्टर कॉलिजन दे मूव टुगेदर। इसका क्या मतलब हुआ देखो, इसका मतलब, इसका मास अगर मैं m मान लूं तो इसका मास भी m ही होगा, सेम है। तो ये 2m मूव टुगेदर मतलब v वेलोसिटी से, या इसकी v डैश मानते हैं और यहां पे मान लेते हैं v। तो इसका सबसे पहले तो मोमेंटम कंजर्व करा दो, v डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो m इंटू v प्लस 0, m इंटू v प्लस 0 बराबर 2m इंटू v डैश। तो ये v डैश बराबर हो गया v/2। क्लियर? तो यहां पर v/2 होगा। अब एनर्जी लॉस
हम देखते हैं। तो एनर्जी लॉस में आई थिंक आप लोग खुद ही कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एनर्जी लॉस कितना करोगे, कितना सिंपल है यार, डेल्टा के बराबर इसकी काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² माइनस यहां टोटल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ 2m इंटू वी डैश स्क्वायर, और वी डैश की वैल्यू है v/2 मतलब v²/4। तो ये देखो डेल्टा के बराबर बचेगा 1/2 इंटू 1/2 mv²। देखो बेटा ये 1/2 mv² क्या है, ये है k। तो यहां डेल्टा के बराबर हो गया आपका k/2, मतलब मैक्सिमम एनर्जी लॉस k/2 हो सकता है। आप समझो ध्यान से, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। कह रहा है कि एटम्स आर इन ग्राउंड स्टेट एंड आफ्टर कॉलिजन दे मूव टुगेदर, तो हमने उसका भी यूज कर लिया। देखो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग हाइड्रोजन। देखो ये k की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है बताओ k मिनिमम कितना होना चाहिए, k मिनिमम कितना होना चाहिए मूविंग हाइड्रोजन एटम्स सच दैट वन ऑफ द एटम्स रीचेज वन ऑफ द एक्साइटेशन स्टेट। कह रहा है कि इनमें से कोई एक हाइड्रोजन एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए। अब कौन सी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए, n बराबर 1 से 2 में जाए या n बराबर 1 से 4 में जाए या 3 में जाए, तो इसके लिए पूछना देखना होता है। वो कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग हाइड्रोजन एटम, मतलब कि ये k मिनिमम पूछ रहा है। तो अगर हमसे k मिनिमम पूछ रहा है तो हम मिनिमम एनर्जी का ही यूज करेंगे, है ना। तो फर्स्ट से सेकंड में पहुंचाएंगे। और अब बताओ हाइड्रो एटम में फर्स्ट से सेकंड में पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, हमें पता है कितनी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कैसे निकालते हैं, -13.6 और सेकंड की होती है -3.4, सब्ट्रैक्ट करो तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। मतलब कि कितना सिंपल हो गया। देखो अब हम इसको ऐसे कर लेंगे सॉल्व। सबसे पहले तो डेल्टा के मिनिमम, जो ये डेल्टा के है मतलब k/2, डेल्टा के मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, डेल्टा के मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रिक्वायर्ड एनर्जी टू मेक एन हाइड्रो एटम एक्साइट फ्रॉम n बराबर 1 टू n बराबर 2, मतलब डेल्टा E फॉर एक्साइटेशन। ठीक, तो हम क्या करें, डेल्टा के मिनिमम कितना है, कितना सिंपल है यार, k/2 है। तो k/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब ग्रेटर नहीं यूज करोगे, इक्वल टू करोगे। क्यों, क्योंकि मिनिमम तभी आएगी, ग्रेटर करोगे तो ज्यादा हो जाएगा k। तो k/2 बराबर डेल्टा ई कितना है 10.2, तो k बराबर हो गया 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि हमें जो हाइड्रो एटम भेजना है वो 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से भेजना चाहिए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन दिखा दिया है आपको, ये आप लोग करोगे। ठीक है, ये है क्वेश्चन, आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने किया है ऐसा क्वेश्चन। और ठीक, और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एंटर कर चुके हैं जिसका नाम है एक्सरेज। तो मैं ये मिटा देता हूं। चलो बेटा, एक्सरेज के बारे में हम लोग सीखते हैं। एटम हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अब देखो एक्सरेज, तो बेटा एक्सरेज में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हिंट दे दूं इसकी, थोड़ा सा स्टार्ट कर दूं चैप्टर को। तो इसमें होता क्या है, एक जो हम लोग अभी तक सीख रहे थे, इलेक्ट्रॉन जाता था हाइड्रोजन एटम से टकराता था, है ना, और यहां लॉस भी होता था। देखो अभी सीखा, अभी क्वेश्चन किया जस्ट, इलेक्ट्रॉन भेजा, हाइड्रोजन एटम एक्साइट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, है ना। और यही काइनेटिक एनर्जी किसके फॉर्म में मिली, फोटोन के फॉर्म में। इससे हुआ क्या, काइनेटिक एनर्जी से आया, कोई भी पार्टिकल आया, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराया, उसको एक्साइट किया, अब करेगा क्या, डी एक्साइटेशन होगा, एक्साइटेशन हो गया, फिर डी एक्साइटेशन होगा तो फोटोन निकालेगा, और वो फोटोन की जो एनर्जी होगी, जो फोटोन होगा, उसी को हम एक्सरे फोटोन बोलेंगे। लेकिन अभी नहीं, जो अभी सीखा है वो नहीं, प्रोसेस वही होगा, लेकिन कुछ चीजें चेंज होंगी।
तो कैसी चीजें चेंज होंगी ये देखते हैं हम लोग। तो मैं एक डायग्राम आपको बना के बताऊंगा। ये है इसका डायग्राम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वैसे तो मैं इसका पूरा डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगा। तो देखिए मैं डायग्राम बनाता हूं इसका पूरा, क्लियर। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, देखिए एक्सरेज में क्या होता है। सबसे पहले तो एक ट्यूब होता है। क्या होता है? ट्यूब। कैसा ट्यूब होता है? एक वैक्यूम चैम्बर होता है जिसमें पूरा वैक्यूम होता है, ट्यूब के अंदर वैक्यूम प्रोड्यूस कर देते हैं। चलो तो क्या किया हमने, सबसे पहले तो एक हमने ये बल्ब लिया, ठीक, फिर इसमें एक फिलामेंट लगा दिया। क्या लगा दिया? फिलामेंट। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, पूरा डायग्राम आपको मैंने बनाया था, अभी बता रहा हूं। यहां मैं इसको कनेक्ट करता हूं एक स्विच से, फिर एक बैटरी से जोड़ देते हैं इसको। एक बैटरी जोड़ दी मैंने यहां पे, ठीक। इस बैटरी का काम क्या है? ये बैटरी इस फिलामेंट को गर्म करेगी। देखो ऐसे करंट फ्लो हो जाएगी तो फिलामेंट गर्म हो जाएगा, ठीक। फिलामेंट गर्म हो जाएगा तो क्या होगा? थर्माइनिक एमिशन, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे। अब एक्चुअली में हम इससे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालते हैं, ठीक। तो देखो क्या करते हैं, या डायरेक्ट ही इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो मैंने फिलामेंट को गर्म किया, फिलामेंट का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया कि इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो यहां वहां भागेंगे, वो तो है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो तो यहां वहां भागेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसके आगे यहां पे एक विंडो ऐसे लगा देते हैं, ठीक। और यहां पर बेटा ध्यान से सुनना, यहां पर एक कॉपर का ब्लॉक रखते हैं ऐसा, ये कॉपर ब्लॉक है, ठीक। और कॉपर ब्लॉक में ये देखो ये है सीयू ब्लॉक, ध्यान रखना ये सीयू ब्लॉक है, ठीक। और यहां देखो ये ट्राइंगुलर टाइप का हमने एक प्रिज्म टाइप का क्या रख दिया, वो भी ब्लॉक है, लेकिन ये किसका ब्लॉक है ये बहुत जरूरी है समझना। ये एक हाई एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं टारगेट, इसको बोलते हैं एनोड, और इसको बोलते हैं कैथोड। क्यों इसको कैथोड बोलते हैं? क्योंकि इससे ही इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन निकले इससे, किसकी वजह से? टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से। और इन इलेक्ट्रॉन्स को, अब यहां वहां भागेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां वहां नहीं भागने देना है, हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को कंसंट्रेट करना है एक इलेक्ट्रॉन बीम के फॉर्म में, मतलब एक लाइन के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स जाए। तो इसके लिए हम क्या करें, तो देखो हमने क्या किया, इसके लिए एक ऐसा, ये एक सिलेंडर है, अब तो मैं फील नहीं हो रहा होगा सिलेंडर कैसा है ना, तो देखो मैं बता देता हूं, ऐसा एक सिलेंडर होता है इसमें, ये ठीक, ये ऐसा सिलेंडर टाइप का होता है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन जो यहां वहां भागते हैं, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसा आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, सब यहां वहां भाग रहे हैं उल्टे सीधे। तो ये होता है, इसको बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिड। ग्रिड क्या करती है सुनना, ग्रिड को हम नेगेटिव पोटेंशियल दे देते हैं, कुछ ग्रिड को नेगेटिव पोटेंशियल दे देते हैं, फिलामेंट को पूरा घेर लेता है, फिलामेंट को पूरा सिलेंडर से बंद कर देते हैं। अब सिलेंडर देखो ऐसा है, ये है सिलेंडर, और हमने इस पे नेगेटिव चार्ज दे दिया, मतलब इस पे नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, तो ये और ये है सिलेंडर की एक्सिस। अब सोचो इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाएगा जो, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन लगाएगा, ये पूरा सिलेंडर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, कहां? सेंटर की तरफ। इलेक्ट्रॉन चाहे जहां जाए, इस पे फोर्स ऐसे लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन सब बीम के फॉर्म में सेंट्रलाइज हो जाएंगे। तो यहां पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहां ऐसे बीम के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन निकलने, ठीक। अब देखो हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करना है, हाई काइनेटिक एनर्जी, इसको बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी देनी है। तो कैसे करें? बड़ा सिंपल है, यहां पे पॉजिटिव, सॉरी यहां पे नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, हाई वोल्टेज अप्लाई कर दो। तो देखो ये पॉजिटिव, ये एनोड हो गया, ठीक। अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग, एक पानी का ट्यूब ऐसे लगा देते हैं, ठीक, पानी का ट्यूब, ऐसा वाटर ट्यूब। यहां पे इसमें हॉट वाटर हम
कोल्ड वाटर भेजते हैं और यहां से निकलता है हॉट वाटर। अब ये हॉट वाटर कैसे आ जाता है, ये सब फालतू की बातें हैं, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं आपको, ठीक। थोड़ा सा फील कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ये सब बता रहे हैं। तो बेटा ध्यान से अब समझो, ये क्या है टारगेट। तो पहले तो टारगेट की प्रॉपर्टी क्या है, ये मैं मिटा दूं। टारगेट की प्रॉपर्टी ये है, टारगेट होता है मॉलिब्डेनम। टारगेट किसका बनाते हैं हम, तो टारगेट बनाते हैं हम टंगस्टन या मॉलिब्डेनम का, टंगस्टन और मॉलिब्डेनम का। इनका ही क्यों बनाते हैं टारगेट, इनका ही इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनका Z हाई होता है, मतलब एटॉमिक नंबर हाई होता है, और सब प्रॉपर्टीज देखते हैं ना। और दूसरी बात, इनका वो क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, मतलब ये जल्दी पिघलता नहीं है, ठीक। अच्छा, यहां पे ये एनोड है। एनोड किसका होता है, कॉपर का। क्यों, एक्चुअली में होता क्या है, टारगेट में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, अभी सब बताएंगे क्यों होती है। टारगेट में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये हीट जल्दी से कॉपर में चली जाए। ये हीट यहां से कहां ट्रांसफर होती जाए, कॉपर में। अब ये तभी होगा जब कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी हाई हो। तो एनोड किसका होता है, कॉपर का। क्यों, क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है, तो ये यहां टारगेट में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो जल्दी से खींच लेता है, और यहां कोल्ड वाटर भेज के इसकी हीट को, इसकी हीट, इसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई, तो हम यहां से कोल्ड वाटर भेजते हैं, और ये हीट कोल्ड वाटर लेके हॉट बन जाता है और बाहर निकल जाता है। तो यहां से कंटिन्यू कोल्ड और यहां से कंटिन्यू हीट बाहर निकालते रहते हैं, समझ गए। अब देखो ये विंडो है, यहां विंडो से ही ये एक्सरे फोटॉन्स या एक्स रेज बोल दो, ठीक, निकलती हैं। अब ये एक्स रेज, समस्या ये है कि एक्स रेज ये आई कहां से, है ना, एक्स रेज कहां से आई, तो ये हमें सीखना है। तो देखो ध्यान से, अब तो पहले तो ये बातें, ये प्रॉपर्टीज थी, ध्यान रखना आप। अब बेटा एक बात सुन, देखो मैंने क्या किया, यहां पे हाई वोल्टेज लगा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है इसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। कितनी, तो अगर यहां पोटेंशियल डिफरेंस V है तो यहां इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा 0 और यहां V, तो कितना ही काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन रीचिंग एनोड, तो ये हो जाएगा KE मैक्स बराबर, या KE लिख दो, KE बराबर, लो KE लिख दिया, KE बराबर EV, समझ गए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और पोटेंशियल डिफरेंस V, तो EV यहां पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब सोचो क्या होगा, यहां पे जब ये टकराएगा तो रुक जाएगा, है ना, टकराएगा तो रुक जाएगा, या इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो अब हम अंदर की बात देखते हैं कि जब ये टारगेट से टकराता है तो कैसे ये एक्सरे फोटॉन्स आते हैं, ये हम अब समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो मैं ये मिटा देता हूं, ये वाला डायग्राम हो गया। अब ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर तुम्हें यहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा भेजने हैं, ये भी पहले ही से बता देता हूं, अगर तुम्हें यहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा भेजने हैं तो यहां इस फिलामेंट में, देखो ये फिलामेंट जो है ना, इस फिलामेंट में, ये फिलामेंट में करंट ज्यादा कर दो, करंट बढ़ा दो। करंट बढ़ाओगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो यहां ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे। कौन से, एक्स-रे फोटॉन्स, ठीक। तो नंबर ऑफ एक्स-रे फोटॉन्स अगर तुम्हें ज्यादा करने हो तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एक्स-रे फोटॉन्स, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। तो लिख देता हूं मैं इसको भी अभी, इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज। तो हाउ टू इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ एक्स-रे फोटॉन्स, एक्स रेज, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने पड़ते हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ये कैसे बढ़ेंगे, जब यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब ज्यादा होंगे, जब यहां टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर कब ज्यादा होगा, जब फिलामेंट में फ्लो होने वाली करंट ज्यादा होगी। तो सीधी बात है, देखो फिलामेंट में फ्लो करो, जो करंट फ्लो होगी वो बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, इससे नंबर ऑफ फोटॉन्स जो यहां से निकल, अब ये बताऊंगा मैं अभी कहां से आते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, सो इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज बढ़ेगी, इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज बढ़ जाएगी, बात खत्म, क्लियर। चलो
अब ये डायग्राम मैं पूरा मिटा रहा हूं और फिर आपको बताता हूं क्या होता है, ठीक। तो ये सब लिख लो, ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आता है कि हाउ टू इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे फोटोन, एक्सरेज, ये लिखना है, ठीक। अच्छा, एक्सरे को डिस्कवर किसने किया था? तो एक्सरे को डिस्कवर किया था प्रोफेसर रॉन्जन ने, इसलिए इनको हम रॉन्जन रेज भी कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब देखो बेटा, टारगेट एटम जो है, क्वेश्चन आता है कि टारगेट एटम जो मोलिब्डेनम या टंगस्टन का था, इसको मोलिब्डेनम या टंगस्टन का ही हम क्यों बनाते हैं? इसको हम मोलिब्डेनम या टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि दो रीजन है। तो यहां हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और हाई एटॉमिक नंबर होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्यों हाई होना चाहिए ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होना चाहिए तो ये मैं बता देता हूं। तो देखो, ये जो एक्सरे फोटॉन्स अभी यहां से निकल रहे थे टारगेट एटम से, एक्सरे फोटॉन्स निकल रहे थे, वो एक्सरे फोटॉन्स आए कहां से? ये एनर्जी है ना यार, एक्सरेज फोटॉन्स, फोटोन में तो एनर्जी होती है, तो ये एनर्जी कहां से आ गई? तो जो हम इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं ना हाई काइनेटिक एनर्जी से, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है वही एक्सरे फोटॉन्स में प्रोड्यूस होता है। तो ध्यान रखना, एक्सरे फोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड कहां से? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एक्सरे फोटॉन्स। क्लियर? अब ये एक्सरे फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के लॉस से ही आई। तो काइनेटिक एनर्जी का कितना पार्ट, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी का कितना पार्ट इसमें प्रोड्यूस होता है? तो 0.2%, लगभग, याद रखना, बहुत कम। मतलब 100% में से सिर्फ 0.2% ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड इन एक्सरे फोटॉन्स। बाकी का कहां गया? रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी कहां गई? वो टारगेट में ही हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, टारगेट में ही हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, और उस हीट से टारगेट तो मेल्ट हो सकता है, तो इसलिए हमें मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रखना पड़ता है। अब एटॉमिक नंबर क्यों ज्यादा रखते हैं उसका रीजन मैं डोला भी बाद में बताऊंगा। तो चलो अब देखते हैं आगे। क्लियर? तो बेटा मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन तो मैं बता चुका हूं, थोड़ा डायग्राम में बनाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। टारगेट एटम, देखो टारगेट है टंगस्टन या मोलिब्डेनम, जिसका Z बहुत बड़ा है ना। तो चलो इसका एक एटम बना के दिखाते हैं आपको। चलो एक एटम बनाते हैं। तो टारगेट एटम में यहां पे बना रहा हूं। तो ये क्या है? न्यूक्लियस, चार्ज इसका प्लस Ze। फिर ये देखो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, तमाम ऑर्बिट्स होंगी और तमाम इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ये वाली फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक, तमाम इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। देखो 2, 2, 8 ऐसे ही तो होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 8 फिर 18। कॉन्फ़िगरेशन तो पता ही है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं, 18 गिन लेना अब तुम, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां पे। क्यों? क्योंकि Z ज्यादा है, Z बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स खूब सारे होंगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड टाइप का बन जाएगा एक, ठीक है। अब यहां से जो एक्सेलरेट होके इलेक्ट्रॉन आ रहा है, देखो अब उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन आया K काइनेटिक एनर्जी से, ठीक, या Ke काइनेटिक एनर्जी से। क्लियर? और Ke बराबर है कितना? EV। यहां से आया, ये आया, ऐसे ऐसे आया, ऐसे आया, और देखो ये आ रहा है ऐसे। अब जैसे ही ये यहां एंटर करता है, ये इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, ये इस इलेक्ट्रॉन को, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, यहां से आया, ऐसे भेजा हमने। अब जैसे ही यहां एंटर करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, देखो यहां कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही एंटर किया, इलेक्ट्रॉन्स ने इसको रिपेल करना शुरू किया, रिपेल करना शुरू किया, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर दिया। काइनेटिक एनर्जी Ke से जा रहा था इलेक्ट्रॉन, मास इसका m, यहां जा रहा था ये, लेकिन ये बाहर ही इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, सारे इलेक्ट्रॉन ने मिलकर इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया। तो रिपेल कर दिया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, मतलब इस पे रिटार्डेशन हो गया। और याद करो, अभी एटम में भी हमने बताया था क्या, कि मैक्सवेल ने बताया था, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या थी, कि उसने बताया था कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट होता है,
मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है, उस पर फोर्स लगता है। तो यहां ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ही तो लगा रहे हैं। अब देखो बहुत ज्यादा डिटेल में आप नहीं सीख सकते क्योंकि अपन एक लिमिटेशंस है अपने पास, ठीक। तो अपन को इतना ही सीखना है और अंदर क्या होता होगा वो सब हमें नहीं सीखना है, उतना ही सीखना है मेन चीजें। तो देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, तो इस पे मतलब इसकी एनर्जी कम करते हैं। रिपेल करेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो यहां फाइनली जब ये निकलेगा तो कुछ k डैश काइनेटिक एनर्जी से निकला, और ये k डैश जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसी है, ये k डैश काइनेटिक एनर्जी लेस देन k है। यहां से k से भेजा था हमने, देखो इसको k एनर्जी से भेजा था, और जब ये यहां से निकला इलेक्ट्रॉन तो इसकी काइनेटिक एनर्जी k डैश है, और k डैश इज लेस देन k। क्लियर है? तो आई होप इतनी बात सब लोग समझ गए होंगे। और यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है वही लॉस ये क्या करता है, एमिट करता है। किसके फॉर्म में? एक्स रे फोटॉन्स के फॉर्म में। ठीक है, आई थिंक 100% क्लियर होगी ये बात। तो अब देखो ध्यान से, एक्स रे फोटोन जो हमने निकला है यहां पे, हमें इसी की तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, वेवलेंथ चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्या उद्देश्य क्या है अपना? जो एक्सरे फोटोन निकला है कहां से आया? काइनेटिक एनर्जी का लॉस। तो देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, एनर्जी ऑफ एक्स रे फोटोन क्या होता है? E बराबर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहां E की वैल्यू आप लिखोगे hc बाय लैम्डा बराबर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को लिखोगे डेल्टा के, है ना, डेल्टा के। आप बेटा ध्यान से सुनो, तो डेल्टा के में क्या लिखूंगा मैं? K माइनस के डैश। पहले के एनर्जी से भेजा था, है ना, जो K की वैल्यू EV है, जहां V क्या है? V पोटेंशियल डिफरेंस है जिससे इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेलरेट किया है, तो काइनेटिक एनर्जी EV तो आएगी। और फिर यहां निकला K डैश से, जो कि K से कम हो गई, तो यहां पे hc बाय लैम्डा बराबर K माइनस के डैश। बड़ा सिंपल है यार ये तो, है ना। अब ये बात सोचो, हमें चाहिए ये एनर्जी ज्यादा, हमें ये ज्यादा चाहिए, ये ज्यादा चाहिए, तो यहां पे इसको भी ज्यादा होना चाहिए, लॉस भी ज्यादा होना चाहिए। फोटोन उतनी ही ज्यादा एनर्जी का निकलेगा जितना इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस ये ज्यादा कब होगा? जब इसका पूरा ही लॉस हो जाए, मतलब यहां काइनेटिक एनर्जी जीरो ही हो जाए, है ना। तो इफ के डैश बराबर जीरो, मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी मिनिमम हो गई काइनेटिक, कितनी? जीरो हो गई। तो फॉर ये ज्यादा, अब देखो ये ज्यादा मतलब लैम्डा मिनिमम, पता है फोटोन की एनर्जी तब ज्यादा होती है उसकी लैम्डा कम होती है, तो लैम्डा को मिनिमम करना है। तो फॉर लैम्डा मिनिमम ऑफ एक्स रे फोटोन, ठीक, तो फॉर लैम्डा मिनिमम ऑफ एक्स रे फोटोन डेल्टा के शुड बी मैक्सिमम, डेल्टा के शुड बी मैक्सिमम, सो के डैश शुड बी जीरो। ये के डैश जीरो हो जाएगा तो ये देखो मैक्स हो जाएगा, किसके? के बराबर। तो यहां लिख देते हैं hc बाय लैम्डा मिनिमम बराबर, बताओ, hc बाय लैम्डा मिनिमम बराबर k, है ना, और k बराबर ev, ev देखो ये लिखा है ना। तो फिर लैम्डा मिनिमम बराबर, तो ये हमारा लैम्डा मिनिमम बराबर हो गया hc बाय ev। क्लियर? ये आएगा मीटर में, ठीक, समझ में आ गया। तो ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर? चलो, ये फॉर्मूला है, बिल्कुल ध्यान रखना है इसको 100%। अब बेटा एक बात बताओ, ये फॉर्मूला 100% याद होना चाहिए। अब मैं क्या बता रहा हूं, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, प्रोफेसर रॉन्जन ने तो इसको डिस्कवर किया, और जो अभी मैंने वो डायग्राम बना दिया इसमें टारगेट और फिलामेंट था, उसको बोलते हैं कुलिज ट्यूब। क्या बोलते हैं? कुलिज ट्यूब, COOLIDGE, कुलिज ट्यूब। ये कुलिज ट्यूब क्या है? कुलिज ट्यूब एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं। और इसको बनाया किसने था? इसको किसने डिस्कवर किया, बनाया था, सॉरी। तो इसको बनाने वाले थे डॉक्टर कुलिज, उन्हीं के नाम पे इसको कुलिज ट्यूब बोलते हैं। तो कुलिज ट्यूब में फिलामेंट मतलब कैथोड और
एनोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं V, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्सेलरेट हो जाता है और फिर ये एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसको रिपेल करता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है और वही लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमें एक्स-रे फोटोन के फॉर्म में मिल जाता है। ठीक, तो एक्स-रे फोटोन की मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ये 100% आपको याद होना चाहिए। देखो बेटा, अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या, एक्सरे फोटोन का लैम्डा मिनिमम। तो लैम्डा मिनिमम बराबर आया था hc/ev और ये आएगा मीटर में, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप सब कुछ नॉर्मल किसमें लिखते हो, ऐसा यूनिट में लिखते हो तो अगर हम इसको शॉर्ट में लिख दें तो ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, क्या आता है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, याद है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन V, जहां V इन वोल्ट लिखते हैं। क्लियर, समझ गए? तो ये हमें फॉर्मूला तो याद ही रखना पड़ेगा। अब चलो आ जाओ आगे। मतलब लैम्डा मिनिमम प्रोपोर्शनल 1/V, सही बात है, कितना सिंपल है यार। अगर वोल्टेज ज्यादा, देखो समझते हैं इसको, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस जिससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता हूं, याद है ना, V वोल्ट, अगर उसको बढ़ा दूं, अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूं तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी Ke बराबर EV ये बढ़ जाएगी और जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और तो फिर लॉस भी ज्यादा होगा क्योंकि स्टॉप होना है उसको, तो लॉस ज्यादा होगा तो डेल्टा के मैक्स ये ज्यादा हो जाएगा और डेल्टा के मैक्स ही तो hc/लैम्डा होता है, फोटोन की एनर्जी होती है। तो लैम्डा जो मिनिमम होगा वो और कम हो जाएगा अगर डेल्टा के मैक्स ज्यादा हो जाएगा तो सीधी बात है, लैम्डा मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड इन कुलिश ट्यूब। क्लियर? अब बेटा ध्यान से सुनो, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इस एक्सिस पे मैंने इंटेंसिटी बना दिया और इस एक्सिस पे मैंने लैम्डा ले लिया। ठीक है, दिख रहा है आपको। अब ये ग्राफ हमने जब एक्सपेरिमेंट में जब हमने ग्राफ देखा, समझना ध्यान से, एक्सपेरिमेंटल है ये, तो जब हमने ग्राफ देखा तो हमने क्या देखा, अलग अलग वोल्टेज पे ग्राफ बनाए। पहले तो V1, V2, V3 और वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं। तो देखो ये लैम्डा की वैल्यू, ये देखो लैम्डा मिनिमम है तो ये V1 वोल्ट पे है, इसको आप बोलोगे लैम्डा M1। फिर यहां देखो ये लैम्डा M2, फिर यहां देखो ये लैम्डा M3, समझ गए? और इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी वेरी कर रही है, मतलब हर इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, अलग अलग इंटेंसिटी है और वेवलेंथ भी देखो अलग अलग है, समझ गए? सारे यहां से लेके आगे सारी वेवलेंथ मिलती हैं, लेकिन एक लैम्डा मिनिमम से कम वेवलेंथ नहीं मिलेगी क्योंकि लैम्डा मिनिमम की वैल्यू तो ये लिखा है ना, लैम्डा मिनिमम कुछ होगा और उससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है, लैम्डा ज्यादा भी हो सकता है। तो आप देखो जरा ग्राफ देखो, ये देखो ये वाला ग्राफ, यार यहां तो सारी वेवलेंथ मिल रही है और आगे भी है, और यहां देखो ये सारी वेवलेंथ मिल रही है और आगे भी है, सारी वेवलेंथ, हर वेवलेंथ है। ऐसे यहां देखो सारी वेवलेंथ है, मतलब हमें जो ये जो एक्सरेज मिल रही हैं इनमें हर वेवलेंथ मौजूद है। कहां से कहां तक? एक मिनिमम वैल्यू से लेके आगे तक। क्लियर? अब वो मिनिमम वैल्यू देखो V1 पे ये है, V2 पे देखो ये और कम हो गई, इसका मतलब सबसे मतलब कि V2 ज्यादा हो गया। V3 पे देखो लैम्डा मिनिमम और कम हो गई, ये फॉर्मूला देखो, मतलब एक्सरे फोटोन जितना ज्यादा वोल्टेज लगाते जाओगे, ये V3 बहुत ज्यादा है तो इससे जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी का निकल रहा होगा वो बहुत ज्यादा होगी। तो देखो लैम्डा कम तो एनर्जी ज्यादा, लेकिन सारी वेवलेंथ मिल रही है, इनको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम कैसा दे रही है? कंटिन्यू, मतलब हर वेवलेंथ मौजूद है। बताया था मैंने पिछले लेक्चर में बताया था शायद, क्या कि अगर हमें सारी वेवलेंथ मिले एक लिमिट से एक लैम्डा मिनिमम से लेके आगे इन्फिनिटी तक, सारी हर वेवलेंथ है, मतलब यहां बीच में कोई जगह खाली नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कौन सा स्पेक्ट्रम? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो इसमें तो हर वेवलेंथ है, हर वेवलेंथ का एक्सरे फोटोन निकल सकता है। तो एक्सरे फोटोन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है? याद रखना, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन ये अभी का केस बताया है जब ये इलेक्ट्रॉन जाता है रिटार्ड होके रुक जाता है। एक्चुअली में अभी एक और केस होता है इसमें, उसमें एक्सरेज अलग टाइप की मिलती हैं। उसमें जो हमें एक्सरेज मिलती हैं वो होती हैं
कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, और उनका स्पेक्ट्रम ये वाला नहीं होता, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता उनका स्पेक्ट्रम होता है लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब इसका क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि ये जो सारी वेवलेंथ मिल रही है ना, उसमें नहीं मिलेंगी, उसमें कुछ डेफिनेट वेवलेंथ ही मिलेंगी। जैसे हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम होता है, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कहां से, ऊपर से नीचे आएगा तो कुछ डिस्क्रीट एनर्जी के फोटोन्स ही निकालेगा ना, एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर। वो एनर्जी लेवल तो डेफिनेट होते हैं, तो इसका मतलब जो फोटोन्स निकलेंगे उनकी एनर्जी भी डेफिनेट होगी, तो फिर वेवलेंथ भी डेफिनेट होगी। मतलब कुछ डिसाइडेड होंगी वेवलेंथ, ऐसा नहीं कि कोई भी वेवलेंथ निकल पड़े, हर वेवलेंथ निकल जाए, है ना। तो ये वाली तो एक्सरेज कैसी हैं, कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहां पर इनका ये आई कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के लॉस से आई है, और लॉस तो कुछ भी हो सकता है ना। तो सारी वेवलेंथ निकल सकती हैं, हर लॉस आ सकता है, काइनेटिक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में सारे लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन अब एक और केस होता है इसमें, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ओके, देखो बेटा, अभी हमने जो कंटिन्यूअस एक्सरेज पढ़ी हैं, उसमें हमने एक इंटेंसिटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कौन सी, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को मतलब क्या है, इंटेंसिटी का मतलब है जो एक्सरे फोटॉन्स निकल रहे हैं उनकी नंबर कैसे बढ़ाएं। तो कैसे बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बढ़ा के। इलेक्ट्रॉन की नंबर कैसे बढ़ाते हैं, टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट बढ़ा के। टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट कैसे बढ़ाएंगे, उसमें फ्लो होने वाली करंट को बढ़ा के। खत्म। अब दूसरी प्रॉपर्टी है कंट्रोल ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर। यार पेनिट्रेटिंग पावर तो सबको पता है, पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है कोई फॉयल है, मेटल फॉयल है, उसको क्रॉस करने की पावर। जैसे मनुष्य की बोन्स को क्रॉस करने की पावर, एक्सरे से तो करते हैं हम लोग, एक्सरे करवाते हैं अपने बॉडी का, तो वो मनुष्य की, ह्यूमन की जो बोन्स हड्डियां हैं उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती, तो वहां पे उसकी परछाई आ जाती है, समझ गए ना, या जो भी जैसे भी होता है व्हाटएवर। तो इसमें द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। सही बात है, एक्सरे फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी तो पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी। क्लियर। इंटेंसिटी का रिलेशन किससे है, नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन से। लेकिन अगर नंबर नहीं, नंबर बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, एनर्जी अगर बढ़ा दो तो पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ जाएगी। तो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी ज्यादा होगी तभी तो एक्सरे फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे बढ़ाएंगे, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी इंक्रीज्ड बाय कंट्रोल बाय अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो दस पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर। तो हम सीधी सी बात है, दो चीजें हैं, पेनिट्रेटिंग पावर और इंटेंसिटी। तो पेनिट्रेटिंग पावर तो पोटेंशियल डिफरेंस से चेंज होती है, और इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड ऑन करंट फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट, while penetrating power depends on potential difference applied between एनोड एंड कैथोड। तो ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है। अब एक बात और सुनो, एक्सरेज जो हमने अभी पढ़ा है कंटिन्यूअस एक्सरेज, कंटिन्यूअस एक्सरेज जो हमने अभी सीखा है बेटा, ये दो टाइप की होती है। इनका हमने डिवीजन करें तो दो टाइप की होती है। देखो, सॉफ्ट एक्सरेज एंड हार्ड एक्सरेज। ये मैंने इसलिए यूज किया है ताकि आपको थ्योरी में दिक्कत ना हो, क्योंकि हम पूरी थ्योरी तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसमें आपको स्क्रीनशॉट लेके आप थ्योरी भी यूज कर सकते हो। तो सॉफ्ट एक्सरेज और हार्ड एक्सरेज में नाम से ही पता चल रहा है, सॉफ्ट मतलब इनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, और इनकी मतलब एनर्जी ज्यादा मतलब पेनिट्रेटिंग पावर, सॉफ्ट एक्सरेज की पेनिट्रेटिंग पावर या एनर्जी कम होती है, मतलब वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो 10 से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और हार्ड एक्सरेज पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, तो वेवलेंथ कम, कितनी 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम तक। फिर एनर्जी देखें, अरे वही लैम्डा के लिए जो फॉर्मूला होता है उसने उल्टा लिख दिया एनर्जी का फॉर्मूला। क्लियर। तो इस तरीके से इसके हम तमाम यूज भी देख सकते हैं। अगर हमें यूज देखना है इसका तो देखो, पेनिट्रेटिंग पावर कितनी है, जो भी सब चीजें इसमें बताई गई हैं हमें। क्लियर। अब हम लोग अगला टॉपिक जो हमारा होगा, तो ये देख लो, कंटिन्यूअस एक्सरे कैसे बनती है, व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ये गलत लिखा है उसमें, चलो छोड़ो इसको। इसी के साथ अब हमारा ये हम खत्म करते हैं। अगला हम लोग
कल से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को पूरा खत्म कर लेंगे।